आप पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है, संविधान? ये बताइए, संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है? क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट? एक अक्षर बताइए, एक लाइन बताइए। बोले और कोई? ओके, थैंक यू। ओके, ऑल ऑफ यू आर राइट, ऑल ऑफ यू आर राइट, बट एक इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सबसे इंपॉर्टेंट, एक वर्ड है जो सबसे पहले शब्द है संविधान में, वी द पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट तो लोग ही है ना। संविधान किसके लिए? संविधान लोगों के लिए। इलेक्शन किसके लिए? लोगों के लिए। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे विषयों पर आप चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर अंबेडकर ने बताई कि संविधान लोगों के लिए, तो क्या संविधान वही बनना चाहिए या बार बार बदलना भी चाहिए, बदलाव भी होना चाहिए? बताइए। संविधान किसके लिए है? संविधान लोगों के लिए। और अगर लोगों के लिए है, लोगों की बात उसमें पूरी नहीं हो रही है, तो लोगों की आवश्यकता है तो उसके अनुसार बदलना भी सकता है। ठीक है? क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये संविधान किसने बनाया है? लोगों ने बनाया। आप थे उस समय संविधान बनाने में? नहीं। पर ये आपके ऊपर लागू है, तो इसलिए आपकी आवाज बड़ी जरूरी कि संविधान क्या होना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हर जनरेशन, किसी के ऊपर, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, किसी के ऊपर कोई चीज लादी नहीं जा सकती। हर जनरेशन को ये राइट है ये विषय तय करने का कि क्या संविधान होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट जेफरसन को कोट किया अपनी स्पीच में, और उन्होंने कहा कि इसलिए हमने जो संविधान बनाया है वो ऐसा बनाया है कि जिसको जब चाहें, लोगों के भले के लिए जब आवश्यकता पड़े, लोगों के प्रतिनिधि उसको बदल सके। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 इस प्रकार का ये प्रोविजन। अभी आपके सामने डॉक्टर गांगुली ने बताया कि 1967 तक सभी इकट्ठे चुनाव होते। ये सही बात है। मैं 1967 के चुनाव मैंने देखे हैं, आप में से बहुत से बच्चों ने तो देखे नहीं होंगे। और क्यों बदला गया ये मुझे खुद पता है एज ए सिटीजन, क्यों बदला। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई ताशकंद में। उसके बाद इंदिरा गांधी पावर में आई। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो कांग्रेस में ही दो गुट हो गए। कुछ लोग और एस्पिरेंट थे, बनना चाहते थे, जो नहीं बने, सीनियर लोग थे, सिंडिकेट एक्सेट्रा, अलग अलग हो। तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चली लेफ्टिस्ट पार्टीज के साथ। इंदिरा गांधी उससे कंफर्टेबल नहीं थी। उस समय बड़ी टसल हुई। उनके जो एडवाइजर थे, राजनीति में बहुत चीजें राजनीति के लिए ही होती, और दो विषय उन्होंने उठाए उस समय। वो दो विषय क्या थे? इंटरेस्टिंग है उस समय की डिबेट, क्योंकि मैं स्टूडेंट था तो मैंने देखी है, आप में से नहीं देखी होगी। आई यूज्ड टू बी वेयर यू आर टुडे, कॉलेज में, स्कूल में। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा अगर मुझे अपना एस्टेब्लिश करना है प्रधानमंत्री के तौर पर, तो उनके एडवाइजर्स ने, उनके जो सलाहकार थे, उन्होंने उनको दो मुद्दे बताए। एक मुद्दा ये कि प्रिवी पर्सेस खत्म करो। अगर प्रिवी पर्सेस खत्म करेंगे
तो पब्लिक को कह सकते हैं ये राजे महाराजा ये इतना भारत का पैसा ले रहे हैं, इसको मुझे बंद करना है, इससे आम आदमी की वोट मिलेगी। दूसरा मुद्दा था कि बैंक प्राइवेट है, कोई बिरला का है, कोई इसका है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के हैं, उन बैंकों को टेक ओवर करो और ये बताओ कि अगर हमने बैंक टेक ओवर कर लिया तो गरीब आदमी को पैसा मिल सकता है। ये दो मुद्दे उठाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन भी जल्दी हुआ और बाद में इमरजेंसी लगी 75 में। इमरजेंसी के बाद जो कार्यकाल था समाप्त हो रहा था पार्लियामेंट का, पर उन्होंने कहा बार बार चुनाव होते हैं, कार्यकाल बढ़ाना चाहिए, तो 1 साल उन्होंने बढ़ा दिया इमरजेंसी में। तो ये हमेशा होता रहा है, लेकिन होना चाहिए लोगों के हित के लिए, पॉलिटिकल कंसिडरेशन पर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर गांगुली ने भी कहा मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात सही है, इस विषय पे पॉलिटिक्स की बात करना आवश्यक नहीं है। लोगों के हित में क्या है ये आप सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंटली विचार कर सकते। 1928 में एक इंटरेस्टिंग आपको बात बता रहा हूं, आपने साइमन कमीशन सुना ना, भगत सिंह का नाम सुना। तो 1928 में साइमन कमीशन आया था ये स्टडी करने, उसमें एटली जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने वो भी मेंबर थे, ये स्टडी करने के जो भारत को आज़ादी किस प्रकार की दी जाए, भारत की जो मूवमेंट चल रहा था तो किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार अपनी पावर्स को कम करे। लेकिन वो जो साइमन कमीशन था, भारत के लोगों का मानना था ये सब इन्होंने डिटरमिन कर रखा है, ये एक ड्रामा है। और लाला लाजपत राय ने उसका बाइकआउट किया, जिस पर उन पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। और उसका बदला करने के लिए जिसने लाठीचार्ज किया था सॉन्डर्स, भगत सिंह जो उस समय नेता थे, उन्होंने ये तय किया कि सॉन्डर्स को मारेंगे, गदर पार्टी। तो वो जो इंसिडेंट हुई उसके बाद भगत सिंह लाहौर से कलकत्ता चले गए। आप सबको पता है ना भगत सिंह की हिस्ट्री। अब भगत सिंह के ऊपर मर्डर केस चला, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, और उसमें विटनेस किसको लाए, एक विटनेस कलकत्ता का उसमें आया और वो आईबी ऑफिसर था उस समय का। और उसको क्यों विटनेस पेश किया गया कि भगत सिंह कलकत्ता में मैंने इनको देखा था, जिस दिन इंसिडेंट हुई उसके अगले दिन। और कहाँ देखा था, कांग्रेस की एक नौजवान सभा की बैठक थी जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाषण हुआ, वहां मैंने भगत सिंह को देखा। किसी ने मुझे पूछा था भगत सिंह लाहौर से कलकत्ता गए तो कहाँ रुके, तो मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला वो नेताजी सुभाष चंद्र के घर में रुके थे और वो उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और जो आईबी ऑफिसर था उस कार्यक्रम को कवर कर रहा था। ठीक है, तो उसने कहा मैंने भगत सिंह को देखा। ये तो मैं बाय द वे बात बता रहा हूं, पर नेताजी का जो भाषण था 1928 में वो स्टूडेंट्स के लिए था। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात ये है। और नेताजी ने कहा कि स्टूडेंट्स से क्या एक्सपेक्टेड है कि जो ऑर्डर चल रहा है उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करे, उसको बदलने की ठाने, जो बदलना चाहिए उसको बदलना है, मैकेनिकली नहीं। जो नई जनरेशन आई है उसको एक नया विचार अपना सामने लाना चाहिए। ये स्पीच भगत सिंह के ट्रायल में लाहौर कॉन्स्पिरेसी में एग्जिबिटेड है, डॉक्यूमेंट है। ओके, तो मेरा पॉइंट ये है कि जो नेताजी ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कॉलेज स्टूडेंट्स, young people must independently examine what should be the state of affairs and stand for a change, not mechanically allow the things to go on, but they are.
तो अभी जो बात हो रही है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, डेमोक्रेसी क्या है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए या नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए तो कैसी चाहिए, और डेमोक्रेसी कैसे होती है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है इलेक्शन सिस्टम। लोगों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे और वो लोगों के हित में निर्णय करेंगे, और कैसे लोगों का हित होगा ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। बन रही है नहीं बन रही है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या इलेक्शन सिस्टम सिर्फ वोट डालना ही है? सिर्फ वोट डालना ही। इलेक्शन सिस्टम एक सिस्टम है, वोट डालना एक सिस्टम है, लेकिन पार्टिसिपेशन वो तो कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। वोट डालना बार बार होना आवश्यक नहीं है। वोट डालना बार बार आवश्यक नहीं है, उसके बहुत से कारण डॉक्टर गांगुली ने बताए। और आपने कहा कि फॉर्मर जजेस से भी पूछा था, उन्होंने कहा कि भाई बार बार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, इसका कारण है कोर्ट में इलेक्शन होता है साहब, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, सब केसों को एडजर्न कर दीजिए, सब काम रुक जाता है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सब काम रुक जाता है, सब कोड ऑफ कंडक्ट लगा। ये बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है जजेस का, तो ये सबका मानना है। दैट इज द रीजन। आपने कहा कि जजेस तो सब सहमत है, जजेस तो हो गए सहमत, क्योंकि जो गवर्नमेंट बननी है वो बननी है, ठीक है ना। मुझे ये लगता नहीं है कि ये कोई विषय ऐसा डिबेट का है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन, ये बड़ा आवश्यक बात है। उसके बहुत से कारण हैं। आपने कहा इकोनॉमी, मैं समझता हूं चलो इकोनॉमी को भी एक तरफ रख दीजिए, पैसे की बात है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। आपकी चॉइस का गवर्नमेंट चल रही है नहीं चल रही है, वो एक पैरामीटर है जो असली पैरामीटर। ये तय करने के लिए इलेक्शन कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, दैट इज द रियल इशू। यस, मनी इज इंपॉर्टेंट, पब्लिक मनी इज इंपॉर्टेंट, पब्लिक मनी इज फॉर पीपल्स वेलफेयर, इट शुड नॉट बी वेस्टेड, आई एग्री। But then the point for whether you should have frequent election or there should be reform, I am not considering money is the main issue. अभी यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, एक बार इलेक्शन होता है, सीधा ही डायरेक्टली प्रेसिडेंट का भी हो जाता है। उसकी सबसे वर्ल्ड में पावर सबसे ज्यादा है। तो बार बार इलेक्शन होना और ये कहना कि साहब डिक्टेटरशिप हो जाएगी, एक ही बार इलेक्शन हुआ, ये तो बिल्कुल एब्सर्ड बात है। ये एक नैरेटिव बनाना है, ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन है इसके पीछे। इलेक्शन इफेक्टिव है या नहीं और गवर्नमेंट लोगों के हित में काम कर रही है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। लेट अस फोकस ऑन दैट, ऑल पार्टी शुड फोकस ऑन दैट। तो डेमोक्रेसी है किस लिए? डेमोक्रेसी मैंने जैसे शुरू में आपसे बात की, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है क्या? वी द पीपल, हमारे हित में काम हो रहा है, यानी ये डेमोक्रेसी। इलेक्शन, यस, इलेक्शन इज ए हाउ टू गेट द बेस्ट गवर्नमेंट, certainly should be matter of very very intensive debate and continuous debate। अब हमारी 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब साइमल्टेनियसली पोल का मतलब खर्चा होना, खर्चा बचना, और रिपीटेड इलेक्शंस के जो और कॉन्सिक्वेंसेस हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, बड़ा हैरासमेंट भी है इलेक्शन, अननेसेसरी इलेक्शन। यस, इलेक्शन तो जरूरी है, पर अननेसेसरी इलेक्शन में बड़ा, आपने सब पार्लियामेंट कमेटी की बात बता दी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की बात बताई, लॉ कमीशन की रिपोर्ट बताई, और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, और अभी भी प्रॉब्लम है। मैं इस बात पर भी नहीं हूं कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में। ये तो डेमोक्रेसी में होगा ही, कुछ विपक्ष में होंगे, कुछ पक्ष में होंगे। बात अच्छी से अच्छी हो तो भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब रीजनल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज को क्या कठिनाई होने वाली है?
कोई कठिनाई होने वाली नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूं। अब अंबेडकर के सामने, डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसका उद्घाटन हो रहा था, उस पर डिबेट हो रही थी। ये एक डिबेट का मुद्दा था दूसरी फोरम में उस समय 1949। उन्होंने कहा साहब आपने तो सेंटर को बहुत पावर दे दी है, इफ स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर ए रियल डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग सेंटर इज नॉट रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम इज रिक्वायर्ड। तो अंबेडकर ने इस बात को जवाब दिया, ओनली सेंटर कैन वर्क फॉर कॉमन एंड एंड फॉर जनरल इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल। आप कहीं भी जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? आप ये तो बताएंगे कि आप दिल्ली के हैं, पर सबसे पहले आप बताएंगे आई हैव कम फ्रॉम इंडिया। ये हमारी आइडेंटिटी क्या है? सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या है हमारी? सबसे बड़ी आइडेंटिटी आई एम इंडियन फर्स्ट। जैसे बोलते हैं इंडिया फर्स्ट, नहीं, आई एम इंडियन फर्स्ट। बाकी मेरी जात पात ये चीजें हमारे संविधान में कहता है ये इंडियन, ऑल इंडियंस आर वन, ऑल इंडियंस आर इक्वल। रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन आर नॉट द मेन कंसिडरेशंस एंड ऑल आर इक्वल। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने बताया आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, यस, एक ही सुप्रीम कोर्ट में है पूरे देश में, एक ही कानून है पूरे देश में, एक ही आर्टिकल 32 है जिसमें हर आदमी सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, एक ही आर्टिकल 21 है जिसमें राइट टू लाइफ सबको गारंटी है, कोई गवर्नमेंट हो कोई स्टेट। एक ही आर्टिकल 19 है आपने बताया, क्योंकि फ्रीली यू कैन गो एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कोई रुकावट नहीं है। फ्रीली यू कैन मूव थ्रू आउट इंडिया, आपको कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई स्टेट आपको रोक नहीं सकती, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, आपका एक ही पासपोर्ट है, एक ही नेशनैलिटी, एक ही आइडेंटिटी। सो भारत हैज ऑलवेज बीन वन कंट्री, अनलाइक यूएस। अभी ट्रंप ने कहा कनाडा को भी हम अमेरिका में मिला के 51 स्टेट बना दें। वो इस तरीके की स्टेट्स अमेरिका में बनी है, पहले 28 स्टेट थी, अब 50 स्टेट। भारत में क्या है, ऋग्वेद के समय से एक देश, से भाषा अलग है, टोटल यूनिटी, इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी देयर इज यूनिटी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशल फीचर है जिसको बदला भी नहीं जा सकता। फेडरल स्ट्रक्चर भी है, बट ओवरऑल डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा इट इज यूनिटी ऑफ द कंट्री, इट इज फ्रेटर्निटी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू। आपने प्रियम्बल की बात, प्रियम्बल में कहा शुड बी यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड फ्रेटर्निटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल वैल्यूज। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी, लिबर्टी क्या है, कौन सी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट? लिबर्टी में भी उन्होंने कहा इक्वालिटी को पढ़िए, और इक्वालिटी में भी लिबर्टी को पढ़िए, और दोनों में फ्रेटर्निटी को पढ़िए। ये है कॉन्स्टिट्यूशन जो अंबेडकर ने। भाईचारा, एक देश, एकता, ये संविधान की, ठीक है लोकल इश्यूज हैं, उसके लिए अब जिसको बोलते हैं आजकल इन्हें 2 टियर गवर्नमेंट, पहले था 3 टियर गवर्नमेंट 1989 से। म्यूनिसिपल इलेक्शन, वहां भी चुनाव है, और सबसे स्ट्रांगली फाइट होता है इलेक्शन वही पंचायत में और म्यूनिसिपल कमीशन। सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन पार्लियामेंट का, उसमें बहुत सीरियस इलेक्शन में फाइट नहीं करते तो वो जो अपोज कर रहे हैं वो कह रहे हैं साहब इकट्ठा होगा, हमें तो असेंबली लड़ना है, तो यानी असेंबली इलेक्शन का इफेक्ट ना हो जाए, वो उनका ज्यादा कंसर्न है। रीजनल पार्टी को तो पार्लियामेंट में तो बहुत कम आना है। तो अभी जो ये एक इनिशिएटिव प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लिया मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने कहा ये एक रिफॉर्म है। वो ग्रास रूट लेवल से उन्होंने स्टडी किया, इस पॉइंट को कैच किया, ये लोगों की भावना को कैच किया। आम आदमी, मेरे और आपके दिमाग में जो बात थी
ये क्या है, हर रोज इलेक्शन हो, सारा काम ठप हुआ है। और आपका स्कूल में भी वोटिंग होती होगी, यहाँ भी सेंटर बनता होगा, स्कूल भी बंद हो जाता बच्चों और स्कूल में भी, कॉलेज में भी टीचर्स को भी पोलिंग ऑफिसर बना देते। अब ठीक है, कुछ चीजें कंपल्शन है और कुछ चीजें ऑप्शनल हैं। जहां ऑप्शनल है क्यों ना विचार हो। आप स्टूडेंट्स हैं, आप इंडिपेंडेंटली विचार करिए। ये कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है, ना कोई बात आपके ऊपर लादी जा रही है, ना थोपी जा रही है, पर आप विचार कर रहे हैं, ये बात अप्रिशिएट। क्योंकि आप नहीं कंसर्न होंगे तो इस देश के बारे में कौन कंसर्न होगा। अपने बारे में आपको ही कंसर्न होगा। आप देखिए आपके हित में क्या है। ये तो एक छोटा सा मुद्दा है जिसके ऊपर डिबेट हो रही है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है मेजॉरिटी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं, उसमें यह है कि 5 साल का टर्म होगा। आपने बताया उड़ीसा में तो पार्लियामेंट और विधानसभा का साथ साथ हो रहा है, असेंबली का चुनाव। कुछ स्टेट्स में नहीं हो रहा है। और उसमें फिर क्या होता है कि जो आएगी टर्म उसकी 5 साल होगी। पिछले साल पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, आज इस साल जो असेंबलीज का इलेक्शन होंगे तो उनकी 5 साल जब पूरी होगी तो वो मैच नहीं हो रहा। ये मिसमैच हुआ है 1967 से। अब उसको मिसमैच को दूर करने के लिए इसमें संविधान में 2 प्रोविजन हैं, आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172। जो प्रोविजन ये है कि 5 साल का कार्यकाल होगा लोकसभा का, 5 साल का होगा विधानसभा का। इसमें थोड़ा सा बदल करना आवश्यक है। यही जो रामनाथ कोविंद कमेटी ने बताया है, उन्होंने कहा 82A ऐड कर दीजिए, जिसमें ये प्रोविजन डाल दीजिए, 172 में अमेंडमेंट कर दीजिए। अब मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात इसमें करनी नहीं है, क्योंकि इतना कानून का मुद्दा ये नहीं है जितना मुद्दा पॉलिसी मैटर। क्योंकि अगर कोर्ट में आएगा, कोर्ट कहेगी तो पॉलिसी मैटर आप करिए, कोई रुकावट थोड़ी है। संविधान में कोई ऐसा फंडामेंटल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इस लोकसभा में गवर्नमेंट को 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग ये सिक्योर करना पड़ेगा, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। अब मैं इस पर और ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो उस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात में लास्ट बात कह रहा हूँ 1 सेकंड के अंदर, कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको पूछा था शुरू में और वहीं पर मैं समाप्त करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आपने अपने आंसर दिए, मैंने भी आपको एक आंसर दिया, लेकिन मैं अब दोबारा पूछ रहा हूँ और उस पर दूसरा आंसर मैं भी दूंगा और आपसे भी पूछ रहा हूँ। वो उस तरफ आपका किसी का ध्यान आज तक नहीं गया, ये मुझे ऐसा लगता है। जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है वो बात मैं कॉन्स्टिट्यूशन की आपसे पूछना चाहकर आप अपनी बात, उसका आंसर मैं दूंगा, आप कोई देना चाहें तो बताइए। इसके बारे में एज सच प्रोविजन नहीं है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनीवन कैन अटेम्प्ट एनी आंसर? अटेम्प्ट करना चाहें तो करें, आपको 1 मिनट का टाइम है उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। वो है कॉन्स्टिट्यूशन में 28 इमेजेस हैं, 28 फोटो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। किस किस को पता है इस बात का? गुड, वेरी गुड। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, गूगल पे देखिए कि वो 28 फोटो क्या है और क्यों है, और वो उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा विजन है। अंबेडकर ने उन 28 फोटो का, बिना फोटो का रेफरेंस दिए अपनी स्पीच में कुछ बात कही कि संविधान सिर्फ वो नहीं है जो, ये तो एक गवर्नेंस का एक सिस्टम बना दिया। कैसे इलेक्शन होगा, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, क्या जुडिशरी होगी, क्या असेंबली होगी, क्या लेजिस्लेचर होगी, क्या एग्जीक्यूटिव होगी, क्या इलेक्शन कमीशन होगा। लेकिन
सिर्फ इस बात से संविधान नहीं चलेगा। संविधान चलेगा जो लोग चलाने वाले हैं, उनकी मोटिवेशन क्या है। ये अगर उनकी मोटिवेशन ठीक होगी तो संविधान में कमी भी पूरी हो जाएगी, और वो ठीक नहीं होगी तो संविधान आप चाहे तीसरे दुनिया से भी बनवा कर ले आए, वो संविधान नहीं चलेगा। और आज के दिन जब हम 75 वर्ष के बाद करते हैं तो लोगों के मन में बड़े बड़े प्रश्न भी आते हैं, बड़ी बड़ी कमियां भी दिखाई देती हैं। मैं उन कमियों में अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने बताया कि ये मैं एक कहना चाहता हूं कि एक फेल्योर का कारण ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को उन 28 फोटो के बारे में जानकारी नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ मैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उन 28 इमेजेस को निकालकर आप डिस्प्ले करिए। वो 28 इमेजेस क्या हैं? मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ 10 इमेजेस की बात कर रहा हूं। उसमें सबसे पहली इमेज है राम राज्य। अब लोग बात करने लगते हैं पॉलिटिक्स की, रिलीजन की। नथिंग टू डू विद रिलीजन। वो भी एक एम्पायर था, वो भी एक गवर्नेंस था, वो भी एक गवर्नेंस मॉडल था। और उस गवर्नेंस मॉडल की तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रेफरेंस दिया कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां सबको न्याय मिले, जहां सबकी प्रगति हो। लेकिन हमने उसको रिलीजन से जोड़कर उस पर आंख मीच ली, और आज तक कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में राम राज्य के बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा। जब तक राम राज्य को आप नहीं समझेंगे, संविधान को नहीं समझ सकते। दूसरी इमेज उसमें है भगवान कृष्ण की। उन्होंने कैसे अन्याय को फेस किया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने, पता है आपको सुप्रीम कोर्ट का नीति वाक्य क्या है? ये बताइए, मैं स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं। हमारे लेटर हेड पे, हमारे कार्ड्स पे भी वो छपा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के कोर्ट के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ। और ये भी आपको बताना चाहता हूं पार्लियामेंट में भी क्या लिखा हुआ है। और वो बड़े वैल्यूएबल चीजें जिनको हमने आंख मीच ली है, वो क्या लिखा है? यतो धर्मा ततो जय। ये सुप्रीम कोर्ट का नीति। आपको पता है कहां से आया है वो? ये कहां से आया है? वो महाभारत से आया है। महाभारत में जब दुर्योधन अपनी माता के पास जाते हैं कि मैं लड़ाई के मैदान में जा रहा हूं, मुझे आप विजयी भव का आशीर्वाद दे दो, और वो समझते देगी मां तो देगी ही, और कुछ दे या ना दे। पर गंधारी ने कहा नो। उसको नहीं कहा नो, पर उसने कहा यतो धर्मा ततो जय। जो ठीक रास्ते पे है वो जीतेगा। तो देखिए, छोटी सी बात है पर उसका कितना सिग्निफिकेंट मीनिंग है। जजेस को वो गाइड करता है कि ठीक रास्ते पे जो है उसको जीतना चाहिए। अब संविधान में इसलिए राम, कृष्ण, शिव, भगवान शिव, बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, नेताजी, ये चित्र है। ये भारत के सबसे बड़े और विद्वान और बेस्ट आइकॉनिक फिगर्स हुए हैं, जिनके बारे में पढ़ाया जाए तभी संविधान समझ में आ सकता है। और जिनको संविधान, जिसको भी संविधान के अंदर काम करना है, उनको उसके बारे में जानकारी होना। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये विषय लिमिटेड है। बाकी चीज़ें मैं फिर कभी, आपने कहा अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर बात करूँगा। धन्यवाद।